आज हमारा कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है चेंज इन एस्टिमेशन। चेंज इन एस्टिमेशन डिफरेंट तरीकों से हो सकता है। चलिए आप खामोश हो जाए। अगर क्वेश्चन आप कर रहे हो, कोई पुराने एसेट्स हैं जो आप खरीद चुके हैं, अगर उसकी लाइफ के अंदर बाद में आपको पता चला कि जो लाइफ आपने पहले सोची हुई थी अब वो नहीं है। अगर हम वैसे बताएं कि जब हम एसेट खरीदते हैं तो हम उसकी एक लाइफ डिसाइड करते हैं, किसी एक्सपर्ट से लाइफ पूछ लेते हैं कि ये कितनी देर तक एसेट चलेगा। ठीक है, अब आपने वो लाइफ डिसाइड कर ली, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2-4 साल गुजरने के बाद आपको लगे कि जो लाइफ पहले सोची है अब उसको चेंज करने की जरूरत है, कि अब उतना एसेट नहीं चल सकता। एग्जांपल देते हैं कि आपने एक गाड़ी खरीदी और आपके उस एक्सपर्ट बंदे ने या नॉर्मल जिस बंदे से, मैन्युफैक्चरर से आपने गाड़ी खरीदी, उसने कहा ये गाड़ी नॉर्मल 10 साल चल जाती है। आपने उसकी लाइफ 10 साल डिसाइड कर ली अपनी बुक्स के अंदर और 10 साल पे डेप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। आफ्टर 3 इयर्स आपको लगा ये गाड़ी मजीद 7 साल नहीं चल सकती, ये मैक्सिमम मजीद 3 साल चल सकती है। तो जो आपने एस्टिमेट किया था पहले, तो स्टैंडर्ड कहता है अगर आपने कोई पहले एस्टिमेट्स किए थे और आपको लगता है कि वो सही नहीं है, तो आप अपने एस्टिमेट्स चेंज कर सकते हो। एस्टिमेट चेंज करने की इजाजत हुई 2 कंडीशन पर होती है। एक कंडीशन कि अगर स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड करे, स्टैंडर्ड कह दे कि भाई ये चीज चेंज कर दो, तो चेंज करेंगे। और दूसरा कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो बिकम मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल। अगर एक एसेट चल ही नहीं सकता मजीद 7 साल, तो क्या ये एक रिलायबल इंफॉर्मेशन होगी? तो रिलायबल इंफॉर्मेशन बनाने के लिए उसकी लाइफ चेंज कर देंगे। दूसरी बात, रेजिडुअल वैल्यू। अब रेजिडुअल वैल्यू है क्या? वो वैल्यू जो 3 या 4 या यूजफुल लाइफ के बाद जितने का एसेट एक्सपेक्टेड टू सोल्ड है, वो उसकी रेजिडुअल वैल्यू है। मतलब एक एसेट जिसकी लाइफ आपने 10 साल मानी है, 10 साल गुजरने के बाद अब वो एसेट कितने का बिक जाएगा, उसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू। ये डिसाइड कब करना पड़ता है? आज। मतलब जिस दिन एसेट खरीदो। 3 साल बाद आपको ऐसा लगे कि जो आपने रेजिडुअल वैल्यू सोची थी अब वो नहीं है, कुछ और है। वो कम भी हो सकती है, वो ज्यादा भी हो सकती है। कम कैसे हो सकती है? हमारा ऐसे डैमेज हो गया ड्यूरिंग द ईयर, या 2 साल बाद या 3 साल बाद, तो अब लगता है कि वो उस वैल्यू का नहीं बिकेगा जितने का आपने सोचा था। दूसरा, इन्फ्लेशन। गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई हैं। जब आपने गाड़ी खरीदी थी, सपोज दैट आपने 20 लाख की गाड़ी खरीदी थी और आपने सोचा कि 10 साल गुजरने के बाद ये गाड़ी 3 लाख की बिक भी जाएगी। अब आफ्टर 6 इयर्स एक हाई इन्फ्लेशन हुआ जिसमें गाड़ियों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई, और ये पाकिस्तान में हुआ भी है। पाकिस्तान में 18 के बाद गाड़ियों की कीमतों में इतना ज्यादा इन्फ्लेशन आया था, इतनी महंगी हो गई थी कि 20 लाख वाली गाड़ी 70 से 80 लाख तक पहुंच गई। मतलब अगर मैं एक सादा सी बात बताऊं, ये जो आल्टो गाड़ी है जो आजकल मार्केट में इन हुई है, ये इस गाड़ी की कीमत 11,50,000 थी जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी। इससे भी कम थी, बट मार्केट में 11,50,000 की सेल हो रही थी, उसमें ऑन वगैरह डाल के। अब
जैसे ही एक मार्केट चेंज हुई, मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हुआ, इन्फ्लेशन का रेट हाई हुआ, ये गाड़ी 35 लाख की हो गई। अब जिसके पास पुरानी गाड़ी थी, 1 साल पुरानी या 2 साल पुरानी, जिसने खरीदी ही 11 लाख की थी, 2 साल बाद भी वो 15 या 16 लाख में बेच सकता है। मतलब जिस बंदे ने गाड़ी तब 11,50,000 की खरीदी, आज से 4 या 5 साल पहले, आज भी वो अगर बेचना चाहे तो उसकी गाड़ी 15, 16 या 20 लाख की बिक जाएगी, डेप्रिसिएशन के बावजूद भी। तो अगर वो कहता है कि आपने जब गाड़ी खरीदी थी तब आपको लगा था कि 3 लाख उसकी रेजिडुअल वैल्यू है, आफ्टर सम इयर्स इन्फ्लेशन आई, गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई, आपने कहा कि अब ये गाड़ी 20 लाख वाली हो सकता है 5 लाख में बिक जाए 10 साल गुजरने के बाद। तो ये जो रेजिडुअल वैल्यू है, लाइफ चेंज हो जाए या रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो जाए, ये दोनों ही एस्टिमेशन है। जब हम गाड़ी खरीदते हैं, ये दोनों रिलायबल इंफॉर्मेशन तो हो सकती हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि जो हमने सोचा एग्जैक्ट वही होगा। वो चेंज हो सकता है, चाहे लाइफ है चाहे रेजिडुअल वैल्यू है। तीसरे नंबर पर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे एस्टिमेशन है? नहीं, क्या ये एस्टिमेशन कैसे है? ये तो देखिए ना, यूजफुल लाइफ एस्टिमेशन है, दिल भी मानता है, दिमाग भी मानता है कि हमने एक सोचा, एक प्लांट खरीदा, मशीन खरीदी, घर बनाया, हमने सोचा इतने साल चल जाएगा, दैट इज एस्टिमेट। इसके बाद इतने का बिक जाएगा, इट इज आल्सो एन एस्टिमेट। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के पीछे एक स्टोरी है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होता है मैनर ऑफ यूज। एक एसेट को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, उसको बेस बनाकर डेप्रिसिएशन ली जाती है। एक सादा एग्जांपल देता हूं। एक बिल्डिंग है, उसमें आपने ऑफिस बनाया, इसकी लाइफ आपने अंदाजा लगा ली कि इसकी लाइफ जी 20 साल है। कुछ अरसे के बाद आपको लगा कि यार ऑफिस इसको छोड़, इसको रेंट पे दे देते हैं। यूज चेंज हो गया, क्या अब भी लाइफ वैसी ही रहेगी या चेंज हो सकती है? जो रेंट वाले लोग होंगे वो बिल्डिंग वैसे ही इस्तेमाल करते हैं जैसे एक ओनर इस्तेमाल करता है। जमीन आसमान का फर्क होता है। चल एक और बात एग्जांपल देता हूं। आपने गाड़ी खरीदी, आपने कहा कि आपने ऑफिस जाना है, फिर आकर वापस आना है, ये आपका काम है। और आपने कहा कि अच्छा इसका काम ऐसे तो इसको स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिशिएट कर ले। थोड़े से हालात खराब हुए मुल्क के, आपके नहीं। हमने कहा पूरी तो हो नहीं रही, ऐसा करते हैं कि गाड़ी में वैसे ऑफिस में खाली बैठ रहता हूं, इसको ना यांगो पे चला देते हैं, किसी ड्राइवर को दे देते हैं। अब पहले आप सिर्फ ऑफिस में आने जाने के लिए इस्तेमाल करते थे, अब आपने साथ यांगो पे भी चलाना शुरू कर दी, तो क्या अब भी उसी लाइफ के साथ चलाओगे? अब भी आपको लगता है कि डेप्रिसिएशन उसी तरह चार्ज करनी चाहिए जैसे पहले थी? अब हो सकता है आप किलोमीटर के हिसाब से डेप्रिसिएशन लेना शुरू कर दो कि जितने किलोमीटर चलेगी उस हिसाब से डेप्रिसिएशन लेंगे, यूजेज बेसिस के ऊपर। हो सकता है पहले स्ट्रेट लाइन के हिसाब से कर रहे थे, अब आपको लगता है कि अब इसका यूज ज्यादा हो गया है, तो गाड़ी भी पुरानी जल्दी होना शुरू हो जाएगी, तो रिड्यूसिंग बैलेंस सही है। तो डेप्रिसिएशन का मेथड एक चीज और है, क्योंकि आगे जाकर जिंदगी में कहीं ना कहीं आपको एक बात का पता चलेगा कि जो मेथड होता है ना, वो एस्टिमेशन नहीं होता। मेथड एस्टिमेशन नहीं होता। ये लफ्ज जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, ये मेथड के अगर लफ्ज मेथड है तो इसको आगे जाकर पॉलिसीज बोला जाएगा। पेपर में सवाल आता है, बताओ ये मेथड है या एस्टिमेट है? क्वेश्चन के अंदर लिख देते हैं कि जी अगर मेथड चेंज हो तो वो पॉलिसी होता है। बट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज इन पॉलिसी नहीं होता, वो चेंज इन एस्टिमेशन में काउंट होता है। हमने IAS 8 हमारे सिलेबस में है, ये आइडेंटिफाई करना है हमने आगे जाके। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन डिपेंड किसके ऊपर कर रहा होता है? मैनर ऑफ हाउ टू यूज द एसेट, हाउ टू ऑब्टेन इकोनॉमिक बेनिफिट। मतलब क्या है? पहले आप ऑफिस में जाते थे, बेनिफिट आपको था, आप किस तरह से उसका बेनिफिट ले रहे थे ऑफिस जाने के लिए। अब आपने उसको उबर पे, इन ड्राइव पे चलाना शुरू कर दिया, क्या अब भी वैसे ही बेनिफिट हासिल कर रहे हो? बेनिफिट चेंज, मेथड चेंज। तो ये जो एस्टिमेशन है ये चेंज हो सकता है।
पहले आपने यही सोचा था कि मैंने सिर्फ अपने लिए गाड़ी इस्तेमाल करनी है, कहीं आने जाने के लिए इस्तेमाल नहीं करनी, ताकि गाड़ी की लाइफ अच्छी होगी। बाद में आपने को लगा कि नहीं, इससे भी प्रॉफिट हो सकता है, ये भी हम काम करके देख लेते हैं। तो ये है मैनर ऑफ यूज चेंज होने की वजह से मेथड चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ये एस्टिमेशन की रेंज के अंदर आ जाता है। और लाइफ और रेट एक ही बात है, क्योंकि लाइफ और रेट एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर रेट चेंज हो या लाइफ चेंज हो तो एक बात है, रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो या मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो तो हम इसे मानेंगे चेंज इन एस्टिमेशन। क्या मानेंगे? चेंज इन एस्टिमेशन। तो अगर चेंज इन एस्टिमेशन हुआ है, अगर चेंज इन एस्टिमेशन हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, दो तरीके बताऊंगा, बल्कि तीन तरीके बताऊंगा, उसमें एक तरीका वैलिड होगा, बाकी एमसीक्यूज हल करने के लिए होंगे, क्वेश्चन हल करने के लिए एक तरीका। तो सबसे पहले चेंज इन एस्टिमेशन को थोड़ा सा मैंने बताया, चेंज इन एस्टिमेशन कि जी लाइफ चेंज हो जाए, यूजफुल लाइफ चेंज हो जाए, रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो जाए, या मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो जाए, तो हम मानेंगे चेंज इन एस्टिमेशन। अब स्टैंडर्ड क्या कहता है और क्वेश्चन हमने कैसे करना? स्टैंडर्ड कहता है एज चेंज इन एस्टिमेशन जैसे ही इनमें से चेंज आए, आपने सबसे पहले बुक वैल्यू फाइंड करनी है, चाहे जो मर्जी मेथड है। जैसे ही चेंज आए आपने बुक वैल्यू फाइंड करनी है, किस तरह से? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, चाहे मेथड जो भी है। और ये काम आप कहीं वर्किंग में करोगे बस, और कहीं नहीं। हाँ जी, जैसे ही बुक वैल्यू फाइंड होगी, उसको मान लो कि वो जो बुक वैल्यू आपने फाइंड की है वो अब आपकी कॉस्ट है। जो बुक वैल्यू अब आपने फाइंड की है अब वो कॉस्ट मानो और इसको डेप्रिशिएट करो। कैसे डेप्रिशिएट करेंगे? नंबर 3, इसकी डेप्रिसिएशन कैसे लेंगे? कहता है अगर तो आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड है तो आपने ये जो बुक वैल्यू को कॉस्ट बना लिया है उसमें से माइनस करें रेजिडुअल वैल्यू, डिवाइड करें न्यू लाइफ। अगर लाइफ चेंज हो गई है, या रिमेनिंग लाइफ अगर लाइफ चेंज नहीं हुई। अगर मैं इस रेजिडुअल वैल्यू की बात करूं, अगर रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो गई है तो न्यू रेजिडुअल वैल्यू, अगर चेंज नहीं हुई तो ओल्ड रेजिडुअल वैल्यू। अगर रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो गई है तो नई रेजिडुअल वैल्यू, अगर रेजिडुअल वैल्यू चेंज नहीं तो पुरानी इस्तेमाल कर लें। बुक वैल्यू को क्या बना दिया आपने? अब कॉस्ट। स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर लाइफ चेंज हो गई है तो नई लाइफ पे डिवाइड करेंगे, अगर लाइफ चेंज नहीं हुई तो रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करेंगे। अगर मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या WDV, आपने बुक वैल्यू जो फाइंड की, नई बुक वैल्यू, उसके ऊपर न्यू रेट चेंज हो गया तो नया रेट इस्तेमाल करेंगे। जो कुछ है नई रेट चेंज नहीं हुआ तो ओल्ड रेट इस्तेमाल कर देंगे। WDV में इसका कोई चेंज होने का फायदा फूदा नहीं है, अगर कुछ होगा तो इसका रेट चेंज हो जाएगा फार्मूले के साथ। अदरवाइज जब भी सवाल आएगा आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से आएगा और वो जानबूझ के लिख देगा देयर इज नो चेंज इन यूजफुल लाइफ, ताकि ये ओल्ड लाइफ ले ले।
लाइफ चेंज हो तो न्यू लाइफ, ना चेंज हो तो रिमेनिंग लाइफ। से रिमेनिंग लाइफ कैसे फाइंड करते हैं? टोटल लाइफ माइनस जितने सालों की डेप्रिसिएशन ले चुके हैं। ये नहीं कहना जितने साल गुजर गए हैं, उसमें आपसे गलती हो जानी है। कैसे रिमेनिंग लाइफ फाइंड किया करोगे? टोटल लाइफ माइनस जो लाइफ गुजर गई, सॉरी, जो जितनी लाइफ की डेप्रिसिएशन ले चुके, ऐसे बात करोगे तो आप लोगों की गलती नहीं होगी रिमेनिंग लाइफ फाइंड करते वक्त। अब पेपर में या क्वेश्चन हल करते वक्त आज ये सिर्फ इस वजह से काम करते हैं, डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए। बाकी बुक्स के अंदर कोई चेंज नहीं लानी, लेजर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज होगी। ना जर्नल एंट्री में कोई चेंज आएगा चेंज इन एस्टिमेशन की वजह से, ना कोई लेजर में चेंज आएगा। अगर चेंज आएगा तो सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन की वैल्यू में वर्किंग करते वक्त बस, इसके अलावा चेंज इन एस्टिमेशन का कोई रोल नहीं है। अब आपने क्या करना है, सादा अल्फाज बताने लगे। जब भी चेंज इन एस्टिमेशन आए ना, आपने डेप्रिसिएशन जब भी लेनी है, डेप्रिसिएशन उस साल करंट ईयर की, चेंज वाले साल की, आफ्टर चेंज लेनी है बस, जो मर्जी हो जाए। जब भी चेंज इन एस्टिमेशन हो, चाहे जिस डेट को मर्जी हो, ये नीचे लिखें, जिस डेट को मर्जी हो, चेंज अक्कर एनी डेट। आपने डेप्रिसिएशन चाहे साल के एंड पे चेंज आया, साल के शुरू में आया, साल के दरमियान में आया, आपने जब उस साल की डेप्रिसिएशन लेनी है ना, चेंज अप्लाई कर देना है, जस्ट लाइक कि ये चेंज साल के शुरू में ही आ गया था। जस्ट लाइक कि उस साल का चेंज उस साल के शुरू में ही आ गया था, इवन कि वो साल के एंड में क्यों नहीं लाइफ चेंज हो रही, साल के एंड में रेजुअल वैल्यू चेंज हो रही है, साल के एंड में मेथड चेंज हो रहा है, व्हाट एवर। आपने जब चेंज अप्लाई करना है, ऐसे समझना है कि कब चेंज आ चुका था, साल के शुरू में, चाहे वो जिस डेट को मर्जी है, जिस मंथ में आए, आपने समझना है अज्यूम्ड चेंज अकर्ड एट द स्टार्ट ऑफ करंट ईयर, एट द स्टार्ट ऑफ करंट ईयर। ये बस ये इंपॉर्टेंट है, हर दुनिया का हर क्वेश्चन चेंज इन एस्टिमेशन वाला इस तरीके से हो जाया करेगा। अगले साल के एंड में चेंज आएगा तो अगले साल के शुरू में अज्यूम करेंगे। मेन ये है, ये वाली चीज, ये वाली, जब भी आपने डेप्रिसिएशन लेनी है, जब भी डेप्रिसिएशन लेनी है, आपने चेंज अप्लाई करके डेप्रिसिएशन लेनी है उस साल जिस साल चेंज आया, चाहे वो जिस डेट को मर्जी आया। बस ये कॉन्सेप्ट है, और ये इतना स्ट्रांग है कि आपका कोई भी सवाल नहीं गलत होने देगा। आपने इसमें पक्के रहना है। उस वक्त आपने, वो बहुत धोखे देता है क्या, वो आपको जानबूझ के इस तरह की वर्डिंग देगा, आपको कहेगा नहीं चेंज साल के शुरू में नहीं आया तो पहले पुराने तरीके से कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। मिसाल के तौर पर वो कहता है 31 दिसंबर को रेट चेंज हुआ और ईयर एंड भी, अब साल के एंड में आप डेप्थ लेने लगे। अब वो अब लगता ऐसे है कि ऐसा करते हैं कि क्योंकि अब चेंज आया है तो जो पिछले साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन है वो हम ले लेते हैं पुराने तरीके से, और ये चेंज अगले साल अप्लाई कर देंगे, तो गलत। आपने अगर चेंज इन एस्टिमेशन है तो उसी साल अप्लाई होगा। उस साल की डेप्रिसिएशन कैसे लेंगे, चेंज अप्लाई करने के बाद। समझे, चेंज आ चुका है और साल के शुरू में ही आ गया था। चेंज के साथ मतलब लाइफ चेंज होगी तो लाइफ चेंज करके लेंगे, रेजुअल वैल्यू चेंज हुई है तो इसी साल चेंज कर देंगे। ऐसे समझेंगे कि साल के शुरू में चेंज आ गया था, अब हम डेप्रिसिएशन लेने लगे। ठीक हो गया, ये है चेंज इन एस्टिमेशन। एक सवाल करते हैं फिर आगे चलते हैं।
दोबारा पहला स्टेप क्या था, बुक वैल्यू फाइंड करना। बुक वैल्यू फाइंड करके फिर उसको कॉस्ट मान लो और फिर डेप्रिसिएशन ले लो। एक सवाल लिखें जरा, प्लांट परचेज्ड एट 1/4/2024 rupees 300,000 with a residual value rupees 40,000, useful life 10 years. At the end of year 2026 मतलब 31st December 2026, due to change in economic condition, a residual value increased by rupees 10,000, but no change in useful life. Find depreciation for the year 2026। क्वेश्चन लिख ले। स्ट्रेट लाइन। अभी क्वेश्चन लिख लो, करते हैं साथ, या आपने करना है? चलो कर लो, ये तो अच्छी बात है, करो जरा। हो गया साउथ?
ईयर एंड 31 दिसंबर है इस सवाल के अंदर। हो गया? कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन 2026 का? 25041। 25806 25806 पूरा 25,000। पच्चीस हजार 562। कितना? कितना? 30,562। चलो 25,400। 5,000। हाँ जी, और कोई आंसर जमा करवाना चाहे? बता दो बता दो। आपको कितना? 2478। 25,562 वो है ऑलरेडी। सुना है? 303। हाँ 25,500 562। हाँ सर बता दो जो भी आ रहा है। इतने ये देखो ना, इसी आंसर के अंदर 25,000 अगर है तो 5,000 भी है, 30,000 भी है। कितना आ रहा है? 15,000 52,000 पूरा 5-4। चले बस काफी है, बाकी आप अपना आंसर वैसे ही खुद हो जाना देखिए। अच्छा क्वेश्चन ये था कि आपने एसेट खरीदा 1424 को 10 साल लाइफ के साथ और 40,000 रेजिडुअल वैल्यू थी। गॉट इट? अब आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर लाइफ आपने कहा जी इकोनॉमिक कंडीशन को चेंज हुई है, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होने की वजह से जो रेजिडुअल वैल्यू है ना
वो 10,000 से बढ़ गई, 50,000 हो गई। ये पता चल गया था। इंक्रीज बाय 10,000, जाहिर सी बात है, इंक्रीज बाय 10,000 से 40,000 से 10,000 तो नहीं हो सकता। अगर वो कहता है डिक्रीज टू या इंक्रीज टू तो फिर एक और बात थी। उसने कहा इंक्रीज बाय 10,000, वो वाला इसका मतलब है जी 40,000 से 50,000 रेजिडुअल वैल्यू होगी। अब ये चेंज कब आ रहा है? 2026 में। अब सुने, खामोश हो जाए। सबसे पहला स्टेप बुक वैल्यू फाइंड करें, और बुक वैल्यू भी करंट ईयर से पहले तक। बुक वैल्यू कब तक? एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर या स्टार्ट ऑफ द करंट ईयर, एक ही बात है। बुक वैल्यू फाइंड करेंगे 2026 तक नहीं करनी। 25 तक। बुक वैल्यू देखिए, अगर आपने 2026 तक बुक वैल्यू फाइंड कर ली और 2026 की फिर डेप्रिसिएशन कैसे लोगे? तो आपने बुक वैल्यू फाइंड करनी है कब तक? ये बुक वैल्यू के साथ ही लिख लो जाकर, यहां पर लिखा हुआ है ना फाइंड बुक वैल्यू, पहला स्टेप। तो ये बुक वैल्यू फाइंड कब तक करनी है? एंड ऑफ द लास्ट ईयर या स्टार्ट ऑफ करंट ईयर, एक ही बात है। ठीक होगी बात? अब आओ जरा वापस। तो सबसे पहले तो बुक वैल्यू फाइंड करो ना। 1424 को 1424 को आपने एसेट कितने का खरीदा? 3 लाख। 3 लाख। अब या तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दें या 1 by 1 वर्किंग कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। बुक वैल्यू का भी डायरेक्ट फार्मूला आपके पास है और आपके पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी डायरेक्ट फार्मूला है। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेते हैं। 3 लाख माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय, कितना टाइम गुजर चुका है? 2024 के 9 महीने और 2025 का पूरा साल। 2024 के 9 महीने और 2025 का, मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड कर रहा हूं ना, एक साल ही फाइंड कर रहा हूं। 1.75 कितना आ गया? 39,000 45,000। ये आपके पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। कब तक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आई है पता है? दिसंबर 2025 तक। 9 महीने 2024 के, एक साल 2025 का, ये 1.75 से मल्टीप्लाई किया। आगे चलते हैं। फिर मुझे सबसे पहले जो फाइंड करनी थी वो बुक वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि फाइंड हो चुकी है। 3 लाख माइनस 45,500, तो कितनी वैल्यू आ गई? 254,500। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। चेंज इन एस्टिमेशन में 2 तो स्टेप है। पहला स्टेप बुक वैल्यू फाइंड करो, जैसे बुक वैल्यू फाइंड है चेंज अप्लाई कर दो। हाँ जी, पहला स्टेप हो गया। अब हमें चाहिए डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू को कॉस्ट मानना है 254,500 माइनस रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो तो नई, ना चेंज हो तो पुरानी। तो रेजिडुअल वैल्यू 40 से 50 हो गई। लाइफ चेंज हो जाए तो नई लाइफ, ना चेंज हो तो रिमेनिंग लाइफ। 10 साल टोटल लाइफ थी, माइनस कितने सालों की डेप्रिसिएशन हो चुकी थी? 1.75। 8.25। जितने टाइम की डेप्रिसिएशन ले चुके हैं उतना टाइम ही गुजरा हुआ माना जाएगा। तो हम 1 साल 9 मंथ की डेप्रिसिएशन ले चुके थे, तो कितना बच गया? 8.25। तो डिवाइडेड बाय 8. हाँ जी, तो 254,500 माइनस 50,000, जो आंसर आएगा, जो आएगा इक्वल के बाद डिवाइड प्रेस करना है। 8.25 24787 24 787 8 हो जाएगा।
चलो 787 ये अच्छा, मतलब इसमें एक आंसर ठीक था। 24787। हम पास चल अगले सवाल पे आए। A vehicle, ये तो हम पीआरसी में पढ़ के हैं। A vehicle purchased at 1/7/2024, बल्कि 22 कर लें, ₹12,00,000 with residual value ₹200,000 and useful life 8 years. Method of depreciation is 12% reducing balance method. Year end is 31st December. During 2026, change in method of depreciation from reducing balance method to reducing balance method to straight line method. And also residual value increased to ₹250,000. Find depreciation for the year 2026. हाँ जी, करो जरा ये सवाल जल्दी से, फिर इसको हल करते हैं। अपनी अपनी डेप्रिसिएशन फाइंड करें।
also 115 267 115267. yes sir 11526। ये तो पीआरसी का सवाल इसलिए हो गया। पिछला भी क्लियर दो बारी का इसमें वो टाइम मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था। इसमें बुक तो ऊपर ये गई ये तो बताओ फार्मूले कितना? अगर किसी का चेंज आएगा तो वो बताएगा कितना है। भैया हमारा गलत हो सकता तरह से फार्मूला पढ़ सकते पॉइंट्स के बाद चेंज है। नहीं, पॉइंट के बाद की खैर है, होल नंबर देख यही है सबका। आसफा आपका कितना आंसर है? कुछ और निकल आया है? क्या निकला? 27892 बहुत फर्क है। बताएं। 6027 ऐसे इसमें तो फर्क आना भी नहीं चाहिए। सलमान आपका कितना आ रहा है? मैं यहाँ पे 6224 4 पॉइंट को छोड़ेंगे। सर फर्स्ट वाला आ रहा है। खराब बताओ। 7967 79675। नूर आपका क्या खराब है? 11 1177 99। चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर मैच करता है। सीरत आपका कितना है? अच्छा आपका ये वाला। अच्छा सवाल देखिए, चल बात खामोश हो जाए। व्हीकल परचेज 1722 ईयर एंड दिसंबर, पहले था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ऐसा ही है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन 12% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो सबसे पहले हमने लास्ट जिस साल चेंज आया उस साल से जो पिछला साल है उस तक
एंड ऑफ द लास्ट ईयर तक बुक वैल्यू फाइंड करनी है या स्टार्ट ऑफ द करंट ईयर। और वो कौन सा साल है? 2025-26। डेप्रिसिएशन मतलब चेंज 26 में आया, 25 का कंपाउंड फंड। अगर फार्मूला लगाएंगे तो 2022 के 6 महीने, 2023, 24 और 25, 3 साल 6 महीने। तो फार्मूला लगाएंगे कैरिंग अमाउंट का 1 माइनस आर टी इंटू 1 माइनस आर की पावर टी या एन ए की बात है। कॉस्ट कितनी है? 12 लाख। 1 माइनस रेट कितना है? 12% इंटू 6/12 इंटू 0.88 लिख दूं की पावर 768 इसका मतलब है सबकी बुक वैल्यू तो यही आनी चाहिए कि पॉइंट में जा ही नहीं रहा आंसर हमारा। अगर पॉइंट में आता तो फिर हम कह सकते थे कि वैल्यू राउंड ऑफ हो सकती है। जा रहा है? आपने फिर जबरदस्ती ले गए हो मुझे। देखें 12 लाख हमारा एसेट था ना, मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, इसका आंसर बताएं कितना आ रहा है? अगर हम अलग अलग करते 72। अब इसमें कहां पॉइंट आया है? 12 लाख में से 72,000 माइनस किया तो कितना आया? 1128 मल्टीप्लाइड बाय 12%, 1,35,360। कितना आ गया? 9962640 मल्टीप्लाइड बाय 12%, 198528। सर ये नहीं आया 1191 119 है शुरू में। 6 को 7 करते चल सर 91166.8 पॉइंट में आ गया। पॉइंट में आ गया तो इसको क्या कर दिया? सर अब जबरदस्ती आप ये ना रिकॉर्ड होता तो मैं जवाब देता, आपको आपने जवाब दे नहीं सकता है कि वो। हाँ, क्या इसका आंसर बताया कितना? कितना? 873,523 मल्टीप्लाइड बाय 12%, कितना आ गया? जो भी आंसर आ गया उसको 104,822 इसको 3 कर दे। 7687 आ गया बराबर। अब ये तो हमने बुक वैल्यू फाइंड कर ली लास्ट ईयर के एंड तक। अब इसको कॉस्ट मान लो और इस जब हमने डेप्रिसिएशन लेनी है, अब स्ट्रेट लाइन मेथड से लेनी है, तो अब ये कॉस्ट है 768700 माइनस 250,000 डिवाइडेड बाय, अगर लाइफ चेंज हो जाए तो नई लाइफ, ना चेंज हो तो टोटल लाइफ कितनी थी, कितने साल गुजर चुके, कितने बच गए, तो डिवाइडेड बाय 115 जी इंक्रीज लिखा हुआ है, इंक्रीज टू 250,000 रेजिडुअल वैल्यू। अब ये अंग्रेजी का इशू है। अब रेजिडुअल वैल्यू के साथ क्या लिखा हुआ है?
increased to straight line method residual value increased to 250,000। इसका क्या मतलब है? 2,50,000 तक हो गई, बढ़ गई। अगर कहता है 2,050 बढ़ाओ तो पिछले में ऐड कर देते, ठीक है ना वो बाय। अच्छा, अब चेंज इन एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट इस यानी कॉस्ट मॉडल का लास्ट कॉन्सेप्ट की बजाय ना हम अदर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, कल उस टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि आज इस एक ही टॉपिक को हजम करते हैं। सम ऑफ डिजिट्स और यूजेज मेथड को खत्म करते हैं। थोड़ा सा एक दफा बताना ही है, पढ़ा तो सबने हुआ है ना। सम ऑफ डिजिट्स मेथड कभी जिंदगी में आ जाए अगर, अब आप कहना समझो जो आजमाइश का वक्त है वो अब शुरू होगा। पहले हम सिर्फ सीख रहे थे कि IE16 में कैसे IE16 को डील करना है, अब डील करना है। पहले सीख रहे थे कि कैसे डील करना है, अब क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट एक ही टाइम पर इकट्ठे आ जाएंगे तो थोड़ी सी परेशानी होगी। बट हमने इसको देखना है कि कोई भी सवाल है, रिक्वायरमेंट पढ़ के उसके लिए जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो सवाल से आपने एक्सट्रैक्ट करनी होती है। बस ये अप्रोच रखनी है। कोई भी सवाल, आज जो सवाल आप लोगों ने किया, अगर उस सवाल के लिए अगर आपने ये ना कहते, बेसिकली आप लोगों लकीर के फकीर, आप कहते हो सवाल चाहे मुश्किल आ जाए, बट वो सवाल है जो क्लास में किया। अगर ऐसा ही करना है तो फिर CA और FSC में फर्क क्या रह जाएगा? FSC में तो यही ट्रेंड है ना, फिर वही आज किताब से सवाल आना है, पढ़ा हुआ होना या पास पेपर से आना है। तो आई कैप तो पिछले जब से आई कैप पैदा हुआ वो देखता यही है कि पहले मैंने क्या पूछ लिया है उसको डिलीट करो, अब क्या पूछना है वो फ्यूचर को देखता है। हाँ, किताब से बाहर नहीं पूछेगा, बट सवाल बनाने का स्टाइल तो उसका अपना ही होता है। तो इसलिए सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ो और गिवन इंफॉर्मेशन से जो जो आपको चाहिए किसी ना किसी तरीके से फाइंड करो। सम ऑफ डिजिट मेथड बिल्कुल सादा सा मेथड है, इसमें डेप्रिसिएशन का ही तरीका है कि डेप्रिसिएशन का फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट मल्टीप्लाइड बाय, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? रिमेनिंग लाइफ। अब इसकी रिमेनिंग लाइफ को ना हम लिख देते हैं टोटल लाइफ माइनस डेप्रिशिएटेड लाइफ, मतलब जितने सालों की डेप्रिसिएशन ले चुके हैं। करंट ईयर को डेप्रिशिएटेड लाइफ नहीं माना जाता। जिस साल पे हम खड़े होते हैं वो टोटल लाइफ के अंदर गिवन है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है करंट ईयर से पिछले साल। सम ऑफ डिजिट का फार्मूला भी लिख ले एक दफा, n इंटू n प्लस 1 ओवर, और n क्या चीज है भला? यूजफुल लाइफ। अब अगर इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बस एक ही करेंगे क्योंकि FAR के अंदर आज तक इसका सवाल आया नहीं हुआ। इन केस MCQs में आ सकता है कभी ना कभी। हाँ जी, क्योंकि वो PRC में पूछ लेता सवाल, इसलिए वो FAR में इसको कंसीडर नहीं करता। सब कुछ वही है, बस डेप्रिसिएशन लेने का मेथड और है, बाकी जर्नल एंट्री, डिस्पोजल का तरीका, बुक वैल्यू, वो तो वही है सब। ये सिर्फ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉस्ट हमारे पास है 6 लाख, रेजिडुअल वैल्यू है हमारे पास सपोज एट 50,000, यूजफुल लाइफ है 8 साल। फाइंड डेप्रिसिएशन ऑफ 4th ईयर।
अच्छा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होगा, तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आज तक ये सवाल पेपर में नहीं आया, तो इसलिए हमने भी कभी नहीं इसके बारे में सोचा कि अगर इनकेस कभी आ गया जिंदगी में तो फिर सोच लेंगे। सम ऑफ डिजिट्स के अंदर डेप्रिसिएशन फाइंड करते वक्त सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करना है। सम ऑफ डिजिट में क्या कैसे फाइंड करेंगे? n इंटू n प्लस 1 ओवर n कितना है हमारे पास? इंटू 8 प्लस डिवाइडेड बाय 36। वो कहता है चौथे साल की डेप्रिसिएशन फाइंड करके बताओ। कॉस्ट कितनी है? 6 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 36 कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय सम ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाइड। फार्मूला देखें जाके अपना, टोटल लाइफ माइनस जितने साल गुजर चुके हैं। आप किस साल की डेप्रिसिएशन फाइंड करना चाह रहे हो? चौथे साल की डेप्रिसिएशन फाइंड कर रहे हैं, तो फिर गुजर कितने क्या है? 3। तो 3 कितना आ गया? 7 6। अच्छा, यहां पर आकर वो क्योंकि एफआर का सवाल कर रहे हो तो हो सकता है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट चेक कर ले। पीआरसी में तो यहां तक ही सवाल आएगा। अगर आपका कैफ का सवाल आता है तो उसमें इसकी बुक वैल्यू पूछ सकता है, और बहुत सारे मासूम लोगों ने करना क्या है, कॉस्ट में से ये वाली डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी और कहना जी बुक वैल्यू आ गई, जैसी भी है यही बीवी मान लो, इसी से ही गुजारा करना पड़ेगा, तो गलत हो जाएगा। आपने पहले साल की भी डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है, दूसरे साल की, तीसरे साल की और चौथे साल की, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में उन सबको प्लस करके 6 लाख में से माइनस करना है। ये तो सिर्फ चौथे साल की डेप्रिसिएशन है। और बुक वैल्यू फाइंड करने के लिए कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है। तो बिल्कुल इसका भी शॉर्टकट पर टाइम लगेगा। अगर शॉर्टकट हमने बनाने की कोशिश की, कभी पेपर में सवाल नहीं आया, तो इसलिए अगर इनके सवाल आता है तो हमने ईयर 1 की डेप्रिसिएशन लेंगे, 8 लाख माइनस 50,000 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 0, क्योंकि पहला साल है। फिर 8 माइनस 1 दूसरा साल, 8 माइनस 2 तीसरा साल, 8 माइनस 3 चौथा साल। ये सारी डेप्रिसिएशन फाइंड करके प्लस कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, फार्मूले बनते कैसे हैं? अगर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फार्मूला बनाना चाहते हो, अभी जो हम बात कर रहे थे ना, इन सब में एक कॉमन फैक्टर था। 6 मिलियन 6 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 36, ये कॉमन था। यस सर। और बाकी हम कह रहे थे क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करने सबको प्लस करना था, अगर वो सब में से ये कॉमन ले लेंगे तो पहले साल में बच जाएगा 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 36 तो आ गया। क्या आ जाएगा? 8 माइनस सिर्फ 8 आ जाएगा, प्लस 8 माइनस 1 प्लस 6 प्लस ये आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। मतलब फार्मूले, ये जो मैथमेटिकल तरीका है, ये n-1 n-2 वाला तरीका ही बताया। हाँ, वो तो अभी क्योंकि इसके ऊपर ये इसकी इतनी औकात नहीं है इस मेथड की कि हम इसको थोड़ा सा भी टाइम दें, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसको टाइम देंगे और भी टाइम अभी देना है। तो क्योंकि वो पेपर में आते हैं, वो हमें बेनिफिट देते हैं, ये हमें कोई बेनिफिट नहीं देता, इसलिए बाय बाय खत्म। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी तो 6/12 वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, एंड पे जाकर 6/12 वाला भी आ जाएगा। वो टाइम फैक्टर के अंदर भी उसी तरह से 6 महीने माइनस करेंगे, पहले 0.5 माइनस करेंगे, फिर 1.5 माइनस करेंगे, फिर 2.5 माइनस करेंगे, फिर वही वाला तरीका है। अच्छा, इसके बाद यूजेज मेथड, लास्ट कॉन्सेप्ट
क्योंकि कल फिर मैं चाहता हूं कि हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखें, यूजेज मेथड। ये जो यूजेज मेथड है ये नंबर ऑफ आवर्स बेस भी हो सकता है, यूनिट्स, किलोमीटर, किसी फॉर्म में भी हो सकता है। सबसे पहले हमने देखना है कि जो हमारे पास एसिड है टोटल कितने घंटे चल सकता है, कितने यूनिट बना सकता है, कितने किलोमीटर कर सकता है ओवर इट्स होल लाइफ, ओवर यूजफुल लाइफ, ओवर इट्स होल लाइफ नहीं, होल लाइफ तो हो जाएगी ना इकोनॉमिक लाइफ, ओवर इट्स। अगर हमने 10 साल या 15 साल या 20 साल इस्तेमाल करना है तो कहते हैं हमने इसको इतने घंटे चलाना है, इससे इतने यूनिट बना लेंगे या इतने किलोमीटर चलाएंगे, फिर गाड़ी चेंज कर देंगे। तो उसका फार्मूला डेप्रिसिएशन का क्या होगा, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय एनुअल यूज। जिस साल की डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है आपने सिंपल क्या करना है, उस साल के आगे किलोमीटर, यूनिट या आवर्स लिख देने हैं। ये फार्मूला फिक्स है। तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय जो हमने जिस साल की डेप्रिसिएशन फाइंड कर रहे हो। हाँ, ये एक्यूमुलेटेड आप इकट्ठी फाइंड कर सकते हो। 4 साल गुजर गए, 4 साल के यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाए। जितने साल गुजर गए हैं उतने जितने सालों तक एक्यूमुलेट करना है उन सालों के यूनिट इकट्ठे कर ले। ठीक होगी बात? तो हाँ, तो यूजफुल लाइफ लेनी है, तो यूजफुल लाइफ लेनी है ना। दोनों गिवन हो तो यूजफुल लाइफ, दोनों में से एक गिवन है फिर जो गिवन है वही ले लेते हैं। ठीक है, चले जी, इसका एक क्वेश्चन देख लो। अब तो क्वेश्चन तकरीबन हम सारे ही कर सकते हैं। चलो आसान सा क्वेश्चन देते हैं आपको करने के लिए। ये तो मैं एमजेई वाला तो हो गया ना। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 8। हाँ जी, एक छोटा सा सवाल 6 नंबर का पेपर में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 40 कर लेना। एक आपने फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड रिसीव फ्रॉम द डिस्पोजल। एक एसेट बेच के आपको कितने पैसे आए ये आपने बताना है। वो जो कैश फ्रॉम डिस्पोजल, ये पेज नंबर है 60, पेज नंबर 60 पे क्वेश्चन नंबर 40 है। ये तो 1 मिनट का सवाल है, इसलिए एक और सवाल भी होना जरूरी है। आप ना मेरी तस्वीर सामने रखा करो, फिर सवाल हल किया करो। अगर कोई ऐसा इशू है तो वो हल हो जाएगा। ये तो खत्म हो गया, जो सवाल ही नहीं आया। वो भी है। चलो ये क्वेश्चन देख लेना, 46 ये पहले किया हुआ है, फिर एक दफा देख लेना। 40 और 46 देखकर आना। कल फिर इंशाल्लाह हमने एक आखिरी कॉन्सेप्ट पढ़ना है कॉस्ट मॉडल का, फिर आगे हमारा रिवैल्यूएशन मॉडल स्टार्ट होगा।